अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट के बारे में पहले भी एक दो वीलॉग कर चुके हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में आपको पता है कि एक्सपोर्ट की बहुत अहमियत है। और आजकल जो करंट सिचुएशन इकॉनमी की पाकिस्तान की है, वो अगर पाकिस्तान किसी तौर पर भी एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सका तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी में आएगा। हमने इससे पहले एक और कॉपर एक्सपोर्ट के बारे में एक वीलॉग किया, वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। और ये ओवरऑल इंडस्ट्री जो है जिसमें ना सिर्फ ये कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आता है बल्कि इसके अंदर कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और दूसरी जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड आता है। नॉर्मली उसको आईसीटी एक्सपोर्ट के कैटेगरी में डाला जाता है। और तीसरी बड़ी चीज जो है वो है फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं उनकी क्या एक्सपोर्ट सिचुएशन है। तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो उसमें दो आइटम तो बहुत क्लियरली मौजूद हैं जिसमें आईसीटी एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। यानी अगर आप देखें कि क्या हम इस वक्त मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना के, या कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं असेंबल करके, या कोई और ऐसी चीज कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर से रिलेटेड है वो हम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। जो दो आइटम मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में हैं वो है आपका सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और दूसरा है आपका फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिकग्नाइज की जाती हैं पाकिस्तान में, किसी एक जगह पे नहीं है। तो हम पहले कवर कर लेते हैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 2021 में पाकिस्तान में 2.21 बिलियन की थी। और ये पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है इस लिहाज से कि ये एक लार्ज कंट्री है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, वो काफी अरसे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हैं। और मैं ये जानता हूं कि इवन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पिछले कोई 35 साल से काम कर रहा है। तो ये कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि वेरी रिसेंटली पाकिस्तान इस एक्सपोर्ट में आया है। लेकिन पिछले शुरू के सालों में पाकिस्तान वॉज वेरी बिहाइंड इन इट, कि उसकी कोई ख़ास एक्सपोर्ट्स नहीं थी और इसका फोकस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। जब से पाकिस्तान ने इसको एज ए इंडस्ट्री वर्कआउट किया है उस वक्त से इसकी एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गई है। और टू पॉइंट जो मैंने बताया कि 2021 के अंदर 2.21 की एक्सपोर्ट थी और ये 2022 में तकरीबन 2.51 के करीब है इसकी एक्सपोर्ट। तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट तो मुझे इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन रीजनेबली इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट है जो कि सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट के लिए है। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, मेरा अपना ख्याल है उसके लिहाज से जो रीसेंट चेंजेस की गई हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक तो ये कि स्टेट बैंक ने ये अनाउंस किया है कि अब 35% जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू आप बाहर रख सकेंगे। और वो उन्होंने बता दिया है कि जी इन इन कामों के अंदर उसको आप खर्च कर सकते हैं वहां पर। लेकिन ये है कि आप 35% जो है वो बाहर अपने पैसे रख सकते हैं, डॉलर के अंदर या जो भी करेंसी में आप काम कर रहे हैं बाहर जिस कंट्री के साथ भी। तो ये एक अच्छी चीज है। और इससे एक तो ये होगा कि जो लोग वहां पर बगैर बताए बहुत सारे प्रोजेक्ट करते थे और उसके पैसे पाकिस्तान नहीं आते थे, अब एक लीगल तरीका मौजूद होगा कि जो पैसे बाहर लोग काम कर रहे हैं वो डिक्लेयर करें और उसका 35% वो वहां रख सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो ये कि ये टैक्स फ्री है। ये सही है कि ये टैक्स फ्री है, लेकिन इसके ऊपर एक विदुरलिंग टैक्स है जो कि 1% लगाया गया है।
और ये 1% विद होल्डिंग टैक्स का जो मेरी नज़र में जो समझ में आता है और जो मैं फील करता हूँ वो ये है कि इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की गई है कि जो लोग हैं वो 1% टैक्स दें, ताकि जो इंडस्ट्री है वो डॉक्यूमेंट हो सके। और ये कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं है। दूसरे मुल्कों में इससे भी ज़्यादा टैक्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर लगा हुआ है। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि 1% जो टैक्स है वो भी एक बेनिफिट है एक तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, कि ये ऑलमोस्ट टैक्स फ्री इंडस्ट्री है। अच्छा देखें, जो ये इंडस्ट्री है इसके अंदर हमारी जो कंपिटिटर्स हैं वो सराउंडिंग कंट्रीज को हम ले सकते हैं, और उसके अंदर जो आता है वो इंडिया आता है। तो अगर हम इंडिया से अपने आप को कंपेयर करें तो वी आर नोवेयर, हम कहीं भी नहीं। ये कैसे मैं कह रहा हूं कि इस साल जो 2020 था उसमें इंडिया ने $157 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की हैं इस इंडस्ट्री में। ये ठीक है कि वो, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मोबाइल या कंप्यूटर्स एक्सपोर्ट्स के अंदर नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है। और इस वक्त जो है वो 157 बिलियन की एक्सपोर्ट पिछले साल यानी 2022 के अंदर उन्होंने की है। और उनका ख्याल ये है कि इस साल तकरीबन उनका 30 to 35% इंक्रीज की बात वो कर रहे हैं, कि वो जाकर 200 कोई 43 बिलियन 2023 के अंदर उनकी एक्सपोर्ट होगी सॉफ्टवेयर की। तो अगर आप कहें कि जी इंडिया जो है वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा है पाकिस्तान से, तो अगर आप 10 गुना कम कर लें उस एक्सपोर्ट को 156 की, तो पाकिस्तान फिर भी 15 बिलियन की एक्सपोर्ट इसकी होनी चाहिए एज कंपेयर टू इंडिया, लाइक टू लाइक। कि अगर हम उसको 10 गुना कम कर दें तो फिर भी 15 बिलियन होनी चाहिए, और हमारी सिर्फ 2.51 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है। हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हमारी यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जाकर देखें तो आपको जिस कंपनी में 1,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो मेरा ख्याल है गिनती की होंगी, यानी तकरीबन 10 या 15 या 20 कंपनी, मैक्सिमम 20 कंपनीज ऐसी होंगी जो 1,000 एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही हैं। जबकि जब हम इंडिया को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 गुना बड़ी बड़ी कंपनी है तो वहां पर कोई 10,000 लोगों की कंपनी है, वहां पर 1.5 लाख और 2-2 लाख लोगों की कंपनी है, जो कि पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक लिहाज से हमारे यहाँ इस वक्त ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रही, और ये इंडस्ट्री इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो रही। ठीक है, तकरीबन 5 कंपनीज ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें नेटसोल है या आपके सिस्टम लिमिटेड है वगैरह हैं, और ये पुरानी कंपनीज हैं, ये काफी अरसे से काम कर रही हैं, और कुछ नई कंपनीज आई हैं। लेकिन जो नई कंपनीज आ रही हैं वो बहुत ही बेसिक, जिसे कहते हैं एज एसएमई स्टार्ट उन्होंने किया, चंद लोगों के साथ स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते अब उनके पास 100, 200 या 500 लोग हो गए। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, और इस वक्त चूंकि इंडिया में जो सैलरीज हैं वो बहुत ज्यादा हो गई हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। जबकि पाकिस्तान में ये बेनिफिट है कि यहाँ पर मैन पावर चीप है, और अभी भी आप जो हैं वो एक लो कॉस्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और अपनी मार्केट बना सकते हैं और अपने कस्टमर बना सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इस पे फोकस किया जाए तो अगले सिर्फ 2 सालों में हम 5 बिलियन को भी क्रॉस कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी जरूरत है इस मुल्क की कि हमें ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक तो ये कि बहुत ज्यादा जॉब्स मिलेंगी लोगों को,
और दूसरे ये कि हमें इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे जो एक्सपोर्ट ओवरऑल है उस पर भी फर्क पड़ेगा और वो बढ़ेगी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फ्रीलांसर के ऊपर। पाकिस्तान में यूं तो कहने को पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है फ्रीलांसर के तौर पे। मुझे नहीं अंदाजा कि मैं पाकिस्तान में भी जब था तो उस वक्त भी फैसल बैंक में मैं जो अंदाजा लगाया था तो वो कोई भी एक नंबर नहीं मुझे मिल सका जो कि मैं ये कहूँ कि ये इतने लोग जो हैं वो फ्रीलांसर हैं। Some people are saying 1 million, some people are saying 500,000, so it's a big difference between the two numbers. तो मेरा अपना ख्याल है कि समवेयर 500,000 प्लस के करीब लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और इशू क्या है, वो इशू ये है कि बहुत वैल्यू वाइज ये कम है। ऑल दो ये फोर्थ कंट्री है, लेकिन जब आप वैल्यू वाइज लेने के चले जाते हैं तो ये 8वें 10वें नंबर पे आ जाती है। तो हम वैसे तो खुश हो जाते हैं, ओ पाकिस्तान जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन चौथा बड़ा मुल्क हमें कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो $1,000 भी मुश्किल से बना पाते हैं। तो वैल्यू एडेड जॉब उसी वक्त हो सकती है कि जब वो अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली हो और वो एक एक्सपीरियंस गेन करें। तो मैं फ्रीलांसर के ऊपर किसी वक्त और प्रोग्राम करूंगा कि उनके जो चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं और पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकता है। लेकिन इस वक्त तकरीबन जो असेसमेंट है वो 1.4 बिलियन का जो अमाउंट है वो एनुअली आ रहा है इस सर्विस के थ्रू। और चूंकि ये एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के तौर पर ट्रीट नहीं की जाती, ये प्योरली सर्विस के तौर पर ट्रीट की जाती है कि ये एक तरह की सर्विस है जो वो बाहर दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप कॉल सेंटर्स वगैरह बनाते हैं और उसकी भी सर्विस बाहर के मुल्कों को देते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका कि पाकिस्तान में बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हों और वो बाहर के मुल्कों को कॉल सेंटर की सर्विसेज दे रहे हों। तो अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ तो फिर हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं, इसलिए कि कंपैरिजन वहां होता है जहां कोई नंबर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं। मसलन मैं आज से कोई 5-7 साल पहले इंडिया गया था और वहां पर मैंने एक कंपनी थी रिलायंस, ये शांति नगर बॉम्बे के करीब है, तकरीबन वहां से कोई 30-40 किलोमीटर के पास दूरी पे है। और पर वहां पर कॉल सेंटर के अंदर तकरीबन 40,000 लोग काम करते हैं जो कि पूरी दुनिया में सॉफ्ट जो मुख्तलिफ कंपनीज उनसे वो सर्विसेज लेते हैं। तो ये तो मैं एक कंपनी का सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं कि 4,000 का भी कॉल सेंटर मैंने आज तक नहीं देखा। और उसकी वजह यह है कि जो कंपनीज हैं वो इतनी ज्यादा साइलोज और इंटरनल थिंकिंग है कि वो कभी आउटसोर्स इसको करने की कोशिश ही नहीं करते। मसलन पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में जो मेरी स्पेशलिटी है, मैंने नहीं देखा कि कोई बैंक जो है वो ये पूरा फंक्शन कॉल सेंटर का आउटसोर्स कर दे। और उसकी बहुत सी वजूहत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कुछ रेगुलेटरी हैं, कुछ डाटा की हैं, कुछ इंटरनल है। लेकिन पाकिस्तान में सम हाउ है दादा, जो इंडस्ट्री थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड है, बैंकिंग सेक्टर, वो भी कॉल सेंटर को अपने आउटसोर्स नहीं करता। तो जब आप इंटरनली भी आउटसोर्स नहीं कर रहे तो कोई आदमी बाहर से आपको कैसे कॉल सेंटर का जॉब दे सकता है? तो आपका कॉल सेंटर की सर्विसेज माइनस हो गई। जो आपकी फ्रीलांसिंग की है वो भी लिमिटेड है। इस वक्त 1.4 बिलियन है, नॉट बैड, बट माय व्यू इज के ये भी तकरीबन डबल से ट्रिपल हो सकती है। मेरा अपना अंदाजा है कि इट कैन गो वेरी इजीली टू $3 बिलियन। और उसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। मसलन ये कि हम जो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं
उसमें हम प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करें बनिस्बत आपके जो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है। तो ये एक डिबेट हमेशा यूनिवर्सिटीज़ में रहती है कि क्या हम प्रोडक्ट को सपोर्ट करें या हम नॉलेज दें एक सब्जेक्ट की। लेकिन इट इज़ इन बिटवीन द टू। इंडिया के अंदर ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि उन्होंने अपने जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर भी होते हैं, सी लैंग्वेज के या और दूसरी लैंग्वेजेस के। और दूसरे ये कि उनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, वो कोई बुकिश नॉलेज लेके नहीं बाहर जाते। हमारे यहाँ सवाई चंद्र यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल है तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो कि बहुत अच्छे इंजीनियर्स कंप्यूटर इंडस्ट्री के प्रोड्यूस कर रही होंगी। लेकिन इसके अलावा मैं नहीं देखता कि जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही ग्रेजुएट्स वो फौरी तौर पर आकर किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अडॉप्ट हो सके। उन्हें भी तकरीबन 6 महीने की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि वो इस काबिल हो सकें कि वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें या वो प्रॉपर फ्रीलांसर भी बन सकें। तो एक तो ज़रूरत है हमें एजुकेशन सिस्टम की, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी इस लेवल पे नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए कोई रिसोर्स दे सकते हैं। दूसरा जो चैलेंज इसके अंदर है वो ये है कि इक्विपमेंट्स, मसलन अगर कोई पर्सनली भी करना चाहे तो उसे कम से कम एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जब जॉब अपनी शुरू करते हैं तो उनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह नहीं होता, और ये भी एक डिफिशिएंसी है। और थर्ड ये कि जो कंपनीज सॉफ्टवेयर की हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में वह बहुत छोटी कंपनी, मतलब 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की कंपनीज हैं। और यकीनी बात है कि वो 50 लोगों की कंपनीज के अंदर उनकी वो सैलरीज या वो चीज़ें नहीं होती कि जो अच्छा टैलेंट है वो अट्रैक्ट हो सके, और वो फिर किसी दूसरी तरफ चले जाता है। मसलन वो करते तो कंप्यूटर साइंस में है ग्रेजुएशन, बट जॉब जाके बैंकिंग में कर लेते हैं, तो वो उस अपनी जॉब उस सब्जेक्ट में करते ही नहीं है जिस सब्जेक्ट की उनके पास एक्सपर्टीज है। और तीसरा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ हम इसको एज ए एक्सपोर्ट नहीं ले रहे, हम इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एक बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है इस लिहाज से कि जब आप राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो राइस को ग्रो करना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि आप राइस फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं, उसके अंदर आपको फील्ड चाहिए होती है, उसके अंदर आपको राइस के बीज चाहिए होते हैं, उसके अंदर राइस को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है, और फिर एक टाइम चाहिए होता है जिसके वे, तो एक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो राइस। और जब आप राइस एक्सपोर्ट कर ले बना ग्रो कर लेते हैं तो फिर उसको कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है उस लेवल तक कि वो राइस एक्सपोर्ट हो सके या वो कंट्री में कंज्यूम हो सके। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं, मसलन ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान में आवाम बहुत है। यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो चीज सबसे ज्यादा है वो पब्लिक है, और पब्लिक को अगर थोड़ा सा हम ट्रेंड करें, थोड़ा सा उनको एजुकेशन दें सॉफ्टवेयर की तरफ, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इसमें कोई बेसिक इन्वेस्टमेंट नहीं। मसलन अगर मैं ये कहूं कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए बाहर से मटेरियल लेकर आते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपका मार्जिन तो बहुत कम है। इसलिए मार्जिन कम है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। यानी अगर कोई आप स्पोर्ट्स की भी चीज बनाते हैं तो उसके अंदर एक मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये होता है कि सारी कॉस्ट जो है वो ह्यूमन बेस्ड है, सारी कॉस्ट एक इंसान की कॉस्ट है। तो वो चीज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान इसमें इन्वेस्टमेंट करे तो ये चीज जब एक्सपोर्ट में जाएगी तो इसमें पाकिस्तान का फायदा ओवरऑल इकोनॉमी वाइज बहुत ज्यादा है। मसलन अगर हम पाकिस्तान से कोई 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं
तो समवेयर हमारी को 17-18 बिलियन डॉलर उसके ऊपर कॉस्ट आई हुई होती, यानी उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कॉस्ट होती। लेकिन जब हम कहते हैं कि 2.51 मिलियन की हम बिलियन की हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की है, तो आपकी कॉस्ट सिर्फ ह्यूमन कॉस्ट होती, यानी वो कॉस्ट जो कि आपने लोगों को सैलरीज दी है या और दूसरे कंपनी के एक्सपेंसेस जो हैं वो सिर्फ आते हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड भी बड़ी कोशिशें करता रहा है, पाशा बड़ा कोशिशें करता रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में कोशिशों की बड़ा फुकदान है। मेरा अपना ख्याल है कि ये हमारे जो लोग हैं वो शायद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते हैं, और जो आ जाते हैं उसमें से बहुत से फिर ड्रेन भी हो जाते हैं क्योंकि वो उनका टेम्परामेंट नहीं। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए, तीन तरह से। पहली बात ये कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर बेहतर लोग प्रोड्यूस करने। दूसरा हमारा ये काम है कि जो कॉल सेंटर पाकिस्तान में 2-3 मैंने देखे हैं कि हैं, लेकिन वो 2-3 से खुश नहीं होता। पाकिस्तान में हजारों कॉल सेंटर हो सकते हैं और वो सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर सकते हैं। मसलन ये कि अमेरिका में ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ उनकी 2 या 3 शॉप्स हैं, और वो उन शॉप्स के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं और वो ऑर्डर जो हैं फिर वो उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तो वो भी कॉल सेंटर से सर्विस लेते हैं कि जी हमें कॉल सेंटर की सर्विस 7/24 आप दे दीजिए कि हमारी ये जो शॉप्स हैं इनके ऊपर कोई भी ऑर्डर आएगा तो इट्स अ स्मॉल जॉब, बट आपका कॉल सेंटर का एक जो बिजनेस है वो काफी लुक्रेटिव बिजनेस है। हमारे यहाँ चूंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सारी प्रॉपर्टी में होती है। एक आई एम वेरी सॉरी टू से दिस एंड वेरी सैड टू से दिस दैट हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो आ ही नहीं पाती, क्योंकि जो भी ग्रोअर हैं वो भी अपनी जमीनों का हिस्सा जो है वो कन्वर्ट करके और वहां पर कॉलोनीज और सोसाइटीज बनाते चला रहे हैं। और जो बिजनेसमैन तबका है वो भी इसी कोशिश में है कि हम एक कोई सोसाइटी का प्रोजेक्ट बना दें तो उससे हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है कि हमने जी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना है। ऐसा नहीं है। दुनिया में जो ममालिक हैं वो फोकस करते हैं एक डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट के अंदर, और वो देखते हैं कि दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप तो ये देखें कि हम एक मोबाइल भी खुद से नहीं बना सकते, हम सारे उसके पार्ट इंपोर्ट करते हैं और फिर सिर्फ यहाँ पर उसको जोड़कर एक मोबाइल बना देते हैं। और इस काबिल भी नहीं है कि हम इतने ज्यादा मोबाइल बना लें कि उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। यानी हमारी आज तक जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट है वो सिर्फ टेक्सटाइल है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कॉल सेंटर के ऊपर भी हम फोकस करें, और तीसरा जैसे मैंने कहा कि फ्रीलांसर्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने चाहिए। हर सिटी के अंदर एटलीस्ट 3-3, 4-4 सेंटर्स हों, और ये स्पेशलाइज सेंटर्स हों। मतलब कुछ सेंटर्स हों जो कि आपको डेवलपमेंट यानी वेबसाइट डेवलपमेंट और जो सर्विसेज होती हैं उसके उसके ऊपर हों। एक हो जो कि सिर्फ आपको फोटोशॉप और मूवी एडिटिंग और इस तरह के दूसरे काम के ऊपर हों, और एक हो जिसके अंदर बुक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और इस तरह के मुख्तलिफ। तो बेशुमार इसके अंदर तकरीबन कोई 100 से 200 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान में एक साहब से बात कर रहा था। वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपर्ट हैं सीवी लिखने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि फाइबर के ऊपर वो मौजूद हैं, और वो ये कहते हैं कि जब मैंने पहला सीवी बनाया तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था टू प्रूव कि भी पाकिस्तान में भी कोई अच्छा सीवी बनाने वाला है। और चूंकि वो सीवी आप किसी अमेरिकन के लिए बना रहे हैं या ब्रिटिशर के लिए बना रहे हैं या यूरोपियन के लिए बना रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट बनाया सिर्फ एक एरिया के अंदर पिछले 4-5 सालों में, और वो ये है कि वो एक अच्छा सीवी आपका बना सकते हैं। और उसके लिए वो एक सीवी के लिए सिर्फ
$30 से लेके $50 तक लेते हैं। और वो सीवी तकरीबन आधे घंटे में उनका कहना है कि मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो एक लिहाज से तो बहुत बड़ी मनी है कि भाई आपकी जो आवरली चार्जेस हैं वो तकरीबन $50 से $100 तक बन जाते हैं, या एवरेज आप लेना चाहें तो तकरीबन $30,000 से $40,000 बन जाते हैं, जो कि कम नहीं है, काफ़ी ठीक है इस लिहाज से। ये अलग बात है कि वो कितना काम कर सकते हैं, मसलन ये कि उनके पास कितना काम आता है। तो ऑलवेज इस जो फ्रीलांसिंग एक पैसिव इनकम के तौर पर देखी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स ये काम कर रहे हैं और वो फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये फुल टाइम जॉब है। तो इसको कैसे हम ग्रो करें, इस पे एजुकेशन ज़्यादा किस तरह से दें, उन लोगों के अकाउंट्स किस तरह बैंकिंग में खोलें। और मुझे याद है कि जब मैं फैसल बैंक में था तो हमने बहुत मेहनत की थी कि हमने जो फ्रीलांसर्स थे उसका अकाउंट ओपनिंग जो है वो हम अपनी ऐप पे ले आए थे। यानी आप फैसल बैंक के अंदर ऐप के ऊपर जाकर फ्रीलांसर अपना अकाउंट खोल सकता है। और पेनियर जो कि रेमिटिंग कंपनी थी उसको भी हमने ऑनलाइन कर दिया था कि अगर आपने पैसे अपने बाहर से पेनियर में के अकाउंट में हैं और मंगाने हैं तो वो एक क्लिक के बेसिस के ऊपर आप जो है वो पैसे मंगा सकते हैं और सेम डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, बल्कि इन फ्यू मिनट्स वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो बैंक तो और भी हैं, सिर्फ ये मैं फैसल बैंक की बात नहीं कर रहा। देर आर अराउंड 5-6 बैंक जो कि बहुत लीडिंग काम कर रहे हैं और उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पा रहे जहां पर हमारा वैल्यू लेवल बढ़ सके, और उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान अगले, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 सालों के अंदर बहुत आसानी के साथ 5 से 6 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच जी। आज का व्लॉग जो है वो इसी टॉपिक पे था। हम एक्सपोर्ट के बारे में, मैंने जैसे कहा कि मुख्तलिफ किस्म के जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, और कुछ ऐसे एरिया भी आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट्स दें कि आप को कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, और मेरे जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस किस्म की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू जी।